तो देखो लास्ट क्लास में हमने ग्राफ डिस्कस कर रहे थे पोटेंशियल एनर्जी और डिस्प्लेसमेंट का। तो मैंने कहा था कि उसी से पूरा शुरू करेंगे आज और पूरा उसी पे वर्कआउट करना है। पोटेंशियल एनर्जी कर्व। तो मेरे को बताओ पोटेंशियल एनर्जी कर्व में मैंने आपको क्या क्या चीजें बता दी थी। फिर एक बार दोबारा बता दी। दोबारा बताना है, चलो ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी कर्व में सबसे पहले तो मैंने आपको यह बताया था कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी। कि हम कभी भी पोटेंशियल एनर्जी को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस, नेगेटिव साइन के साथ, तो हमें हमेशा वो कंजर्वेटिव फोर्स की वैल्यू दे देगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल से बताया था कि हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। अगर मैं इसको हाइट से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास अपने आप क्या आ जाएगा, mg विच इज इक्वल्स टू फोर्स। और ये कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब कंजर्वेटिव फोर्स। यहां तक की बात तो क्लियर है। यस सर। चलो डन। अब इसी के बेसिस पे मैंने आपको क्या बोला था कि यार अगर दो चीजें डिवाइड हो रही हैं और वो ग्राफ में गिवन है तो मतलब आपको कैलकुलेट करना है स्लोप। और स्लोप कैसे कैलकुलेट किया जाता है, स्लोप कैलकुलेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ टेंजेंट। तो हम एक ग्राफ डिस्कस कर रहे थे कि भाई ये मैंने ग्राफ ड्रॉ किया बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड डिस्प्लेसमेंट। और ग्राफ मैंने कुछ इस टाइप का बना दिया था। मैंने आपको कहा था कि यार कुछ इस पे रैंडम पॉइंट्स ले लो, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, सिमिलरली पॉइंट डी, ई एंड एफ। तो मैं आपसे ये पूछ रहा था कि आपको वो पॉइंट्स बताने हैं जिन पे हमारा जो स्लोप है वो पॉजिटिव आ रहा हो, जिन पे हमारा स्लोप नेगेटिव आ रहा हो, और जिन पे हमारा स्लोप जीरो आ रहा हो। तो मेरे को फिर से बता दो कौन कौन से पॉइंट्स है जिन पे स्लोप जीरो आ रहा है। बी बी डी डी वेरी गुड। तो ई स्लोप एफ। का मतलब हमने क्या किया, हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया। हमने देखा यार टेंजेंट जहां पे फ्लैट आ रहा है बिल्कुल, मतलब वो हमारे स्लोप जीरो वाले पॉइंट्स हैं। तो स्लोप जीरो वाले पॉइंट्स हो गए हमारे पास कि भैया दैट इज पॉइंट, सॉरी, दैट इज पॉइंट ए, सॉरी फिर से, बी, डी, ई एंड एफ। सिमिलरली मेरे को बताओ कौन कौन से पॉइंट्स है जिन पे स्लोप पॉजिटिव है। ई वेरी गुड। और कौन सा पॉइंट है जिसपे स्लोप नेगेटिव है। सी। वेरी गुड। यहां तक की तो सारी चीजें क्लियर है ना। यस सर। डन। अब यहां से करना स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान दो अब यहाँ पे तो समझ में आ नेक्स्ट रहा है नहीं। सेट करना। पीछे सिलेक्ट करूँ, ये लो। देखो अगर अभी भी वो स्लोप में डाउट है तो पहले ही पूछ लो, क्योंकि हो ताकि गया। आगे जाए कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। यस सर, हो गया। डन। अब यार हमें पकड़नी है चीजें स्लोप जीरो वाली। भाई मैं कह रहा हूं कि अगर किसी भी पॉइंट पे स्लोप जीरो है, मतलब डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू बेसिकली जीरो है। और डी यू बाई डी एक्स का मतलब क्या होता था, डी यू बाई डी एक्स का मतलब होता था फोर्स जीरो। तो मैं अल्टीमेटली क्या कह रहा हूं, जिस भी पॉइंट पे स्लोप जीरो आएगा मतलब वहां पे नेट फोर्स भी कितना आएगा, वहां पे नेट फोर्स भी जीरो आएगा। और अगर फोर्स जीरो आ रहा है तो मतलब ये कौन से पॉइंट्स होंगे, ये हमारे होंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट्स। क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब ही होता है कि नेट फोर्स कितना होना चाहिए, हमारा नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। लेकिन अब हमारे पास जो इक्विलिब्रियम होते हैं वो हमारे पास तीन टाइप के इक्विलिब्रियम होते हैं। तो देखो आपको ये याद है या नहीं, क्योंकि यही चीज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हम पढ़ेंगे फिर से। हमारे पास तीन टाइप के इक्विलिब्रियम है। एक इक्विलिब्रियम होता है जिसको हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। दूसरा होता है हमारे पास अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और तीसरा होता है हमारे पास न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहला काम क्या होगा कि हम इक्विलिब्रियम पॉइंट्स फाइंड करेंगे। तो मैंने इक्विलिब्रियम पॉइंट्स फाइंड कर लिए, दैट इज बी, डी, ई और एफ। अब हमारे पास इक्विलिब्रियम भी तीन टाइप के हैं, स्टेबल, अनस्टेबल एंड न्यूट्रल। अब स्टेबल की कंडीशन क्या है, स्टेबल का मतलब है कि जो हमारा पार्टिकल है इट अगेन ट्राई टू कम बैक एट द ओरिजिनल, एट द न्यूट्रल पॉइंट। पार्टिकल कम बैक या टेंड्स टू कम बैक, टेंड्स टू कम बैक एट न्यूट्रल पॉइंट। देखो मैं आपको समझाता हूं, मेरे को इस तरीके से बताओ। आपको इलेक्ट्रोस्टैट्स वाले तरीके से बताता हूं, फिर ग्राफ वाले तरीके से बताता हूं। मेरे को बताओ अगर ये एक पॉजिटिव चार्ज है, यहां पे मैंने दूसरा पॉजिटिव चार्ज लिया, तो ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जिसपे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगी। सेंटर वाला। वेरी गुड।
ये सब तो आपको पता ही होगा क्योंकि ट्वेल्थ का कॉन्सेप्ट है, ये तो आपको आता ही होगा कि यार अगर ये चार्ज है क्यू, ये चार्ज है क्यू, दोनों का नेचर सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, तो बिल्कुल मिड पॉइंट, हमारा बिल्कुल मिड पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, जीरो होगी। तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, न्यूट्रल पॉइंट कहलाएगा। सपोज इस न्यूट्रल पॉइंट पे मैंने कोई एक चार्ज रखा हुआ है, अगर मैं तुमसे पूछूं इस थर्ड चार्ज पे अभी कितना फोर्स लग रहा होगा, तो आप कहोगे कि इस थर्ड चार्ज पे भी फोर्स कितना लग रहा होगा, जीरो, 0. क्योंकि ये न्यूट्रल पॉइंट है। लेकिन सपोज मैंने क्या कर दिया, इस चार्ज को थोड़ा सा डिस्प्लेस करा के मैंने यहां रख दिया, मतलब मैंने इसको न्यूट्रल पॉइंट से शिफ्ट करा दिया। अगर मैंने इस न्यूट्रल पॉइंट से शिफ्ट करा दिया, तो आप मेरे को बताओ जो ये थर्ड चार्ज है ये किधर मूव करने की टेंडेंसी रखेगा, अब लेफ्ट में या राइट में, ये बताओ आप। सर अनस्टेबल रहेगा. नहीं, पहले ये तो बताओ कि ये किधर मूव करने की टेंडेंसी रखेगा, लेफ्ट में या राइट में। लेफ्ट में. लेफ्ट में। नहीं, राइट। तो क्यों, क्योंकि भैया आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला पता है, के क्यू बाय आर स्क्वेयर, मतलब जितना ज्यादा आर होगा फोर्स की वैल्यू उतनी क्या होगी, कम होगी, और अगर आर कम होगा तो फोर्स की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी। सपोज इस चार्ज को ले लो ए, इस चार्ज को ले लो बी, इस चार्ज को ले लो सी, तो पहले ए और सी पे फोर्स मार्क करो, मेरे को बताओ चार्ज ए सी पे फोर्स कौन सी डायरेक्शन में देगा, राइट। राइट में, क्योंकि राइट। पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा। इस फोर्स को नाम मैंने दे दिया F1। मेरे को बताओ बी सी पे फोर्स कौन सी डायरेक्शन में देगा, लेफ्ट। लेफ्ट में, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेगा, तो F2। लेकिन अब कंपेयर करो कि ये F1 और F2 के बीच में क्या रिलेशन आ रहा है, क्या कोई बड़ा है या फिर दोनों बराबर हैं। तो आप देखोगे कि F1 की वैल्यू बड़ी होगी F2 से। क्यों बड़ी होगी, क्योंकि F1 के लिए डिस्टेंस की वैल्यू क्या है, कम है, तो इसलिए F1 की वैल्यू बड़ी होगी। तो अगर मैं इस पार्टिकल को छोड़ दूं तो ये किधर मूव करने की टेंडेंसी रखेगा, ये मेरा राइट हैंड साइड मूव करने की टेंडेंसी रखेगा। राइट हैंड साइड का मतलब कि ये किधर जाना चाह रहा है, ये अपने न्यूट्रल पॉइंट की तरफ जाना चाह रहा है। अगर ये अपने न्यूट्रल पॉइंट की तरफ जाना चाह रहा है तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम बन गया, स्टेबल इक्विलिब्रियम बन गया। क्या यहां तक की बात समझ में आई। यस यस सर। अब यही चीज मैं आपको है ना ग्राफ में समझा देता हूं, ये एक्चुअल लॉजिक नहीं है लेकिन मैं ग्राफ में समझा देता हूं। कि सपोज मैंने क्या किया, पॉइंट डी पे मैंने एक बॉल रखी, सपोज मेरे पास एक ऐसा ट्रैक है और मैं इस ट्रैक पे बॉल रख रहा हूं, इस बॉल को मैंने हल्का सा ऊपर ले जाके यहां पे ले जाके छोड़ दिया। तो मेरे को बताओ अगर मैं बॉल को हल्का सा ऊपर ले जाके छोड़ रहा हूं तो क्या ये बॉल आगे चली जाएगी या ये वापस डी की तरफ जाएगी, वापस। डी। वापस डी की तरफ जाएगी। तो अगर ये वापस डी की तरफ जा रही है तो पॉइंट डी तो मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट है, न्यूट्रल पॉइंट है। तो अगर ये वापस पॉइंट डी की तरफ जा रही है तो मतलब ये मेरा पॉइंट डी कैसा बन गया, स्टेबल या अनस्टेबल, स्टेबल। वेरी गुड। तो ये पॉइंट डी हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो याद रखना यहाँ पे कौन सा पॉइंट स्टेबल इक्विलिब्रियम आ रहा है, पॉइंट डी आ रहा है। वेयरएस अनस्टेबल की डेफिनेशन बिल्कुल उल्टा कर दो, अगर पार्टिकल मेरा न्यूट्रल पॉइंट की तरफ ना आए, टेंडेंसी ना रखे न्यूट्रल पॉइंट की तरफ आने की, तो वो हो जाता है अनस्टेबल। तो जैसे कि सपोज अब मैंने बॉल रखी है, बॉल पॉइंट बी पे, और मैं इस बॉल को हल्का सा आगे मूव करा रहा हूं, तो मेरे को बताओ अगर मैं हल्का सा बॉल को मूव करा के छोड़ दूं तो क्या ये वापस बॉल पॉइंट बी की तरफ आएगी, नो सर। ये बॉल वापस पॉइंट बी की तरफ नहीं आएगी। तो पॉइंट बी पे जो मेरा इक्विलिब्रियम आ रहा है वो कैसा इक्विलिब्रियम होगा कि जब ये न्यूट्रल पॉइंट की तरफ वापस नहीं आ रहा है, अनस्टेबल। स्टेबल। तो इधर मैं पॉइंट बी के लिए क्या लिखूंगा कि पॉइंट बी इज अनस्टेबल पॉइंट। पहले सब लोग यहां तक चेक कर लो, पॉइंट डी और बी का पूरा क्लियर है स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। यस सर। Done. अब बात कर लेते हैं न्यूट्रल पॉइंट की। यार अगर मैं पॉइंट ई पे बॉल रख के थोड़ा सा आगे रख देता हूं, इसको यहां से मैंने हल्का सा मूव करा के आगे रख दिया, तो मेरे को बताओ क्या ये बॉल आगे जाएगी, पीछे जाएगी, या जहां पे मैंने रख दी ये वहीं की वहीं रुकी रहेगी, वहीं की वहीं। वेरी गुड। बी और डी के साथ ऐसा नहीं हो रहा था, अगर मैं बी से आगे थोड़ा सा बॉल को रख रहा था तो बॉल आगे जाती जा रही थी, अगर मैं बॉल डी के बाद कहीं रख रहा था तो बॉल वापस जा रही थी, मतलब बॉल अपना मूवमेंट शो कर रही थी। लेकिन ई और एफ पे बॉल अपना मूवमेंट शो नहीं कर रही है, मैंने जहां उठा के रखा वो वहीं का वहीं हो गया। तो ये जो ई और एफ है जो कोई मूवमेंट शो नहीं कर रहे, वो मेरे पॉइंट्स कौन से बन जाएंगे, वो Neutral. पॉइंट्स मेरे न्यूट्रल पॉइंट्स बन जाएंगे जहां पे कोई मूवमेंट शो नहीं होगी।
चेक करो यहाँ तक की चीजें क्लियर हैं? यस सर। यस Yes, सर। sir. बढ़िया। अब मैं आपको, ये एक तो हो डाउट गई। था हाँ बोलो प्रकुल। सर, जैसे अगर हम पॉइंट डी पे भी रखेंगे बॉल को तो थोड़ा मूव करेगा वो। पॉइंट डी पे हमने बॉल को मूव रखा, लेकिन हम पॉइंट डी से थोड़ा सा शिफ्ट करा रहे हैं। प्रकुल अपना टारगेट क्या है कि न्यूट्रल पॉइंट से किसी भी चीज को शिफ्ट करा दो। जैसे मैंने आपको ये वाला एग्जांपल में क्या दिया कि मेरा चार्ज पहले न्यूट्रल पॉइंट पे था तो ये कहीं मूव नहीं करेगा, लेकिन मैंने इसको न्यूट्रल पॉइंट से हल्का सा डिस्प्लेस करा दिया है। फिर मेरे को चेक करना है कि ये किधर मूव कर रहा है या किधर मूव नहीं कर रहा। यस सर। तो प्रकुल इधर मैंने पॉइंट डी, ये पॉइंट बी से हल्का सा ऑब्जेक्ट को मूव कराया। मैंने देखा यार वो तो मूव करते जा रहा है लेकिन बी की तरफ वापस नहीं आ रहा, अनस्टेबल। मैंने पॉइंट डी से हल्का सा ऑब्जेक्ट को मूव कराया। मैंने देखा वो मूव कर रहा है, हाँ कर रहा है, लेकिन किधर मूव कर रहा है? वो तो वापस बैकवर्ड। डी की तरफ मूव कर रहा है, तो स्टेबल। अब जब ई और एफ की बात हमने करी तो मैंने उसको क्या किया, जैसे बेस्ट एग्जांपल प्रकुल ये लो कि अभी ये मेरा हाथ है पॉइंट ई, मैंने इसको उठा के यहाँ पे रख दिया। क्या ये मूव कर रहा है? अब नो सर। नहीं कर रहा। अब सिमिलरली ये वाला एग्जांपल लो प्रकुल, मैंने इस ऑब्जेक्ट को उठा के यहां रख दिया, अब मैं छोड़ रहा हूं, क्या ये अपने आप मूव कर रहा है? यस सर। क्या ये वापस अपने इस पॉइंट की तरफ आ रहा है? नो सर। तो ये कौन सा इक्विलिब्रियम बन जाएगा? अच्छा। बस बिल्कुल प्रकुल, बिल्कुल क्लियर है। थैंक डन यू डन सर। आडन, बढ़ चलूं आगे। Yes, sir. बढ़िया। यस सर। अब मैं आपको क्या कह रहा था, ये सब चीजें तो मैंने आपको थ्योरेटिकली समझा दी कि स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अनस्टेबल क्या होता है, न्यूट्रल क्या होता है। लेकिन हमें ये चीजें थ्योरेटिकल नहीं करनी, हमें ये चीजें मैथमेटिकल भी करनी है। हमें क्वेश्चन में ये प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा कि हाँ भाई ये वाला पॉइंट ही स्टेबल है, हाँ भाई ये वाला पॉइंट ही अनस्टेबल है। तो अब उसकी मैथमेटिकल कंडीशन चेक करो कि आपको मैथमेटिकल कंडीशन समझ में आती है या नहीं आती। सबसे पहले मेरे को ये बताओ, क्या ये एग्जाम्पल मेरे को छोड़ना है या रब कर दूं? Sir, रब कर दो. तो कर दो रब कर रब। दूं? ठीक है, डन। चलो तो आ जाते हैं स्टेबल पे। सबसे पहले स्टेबल पे आ जाते हैं। यार क्या करो, हमने स्टेबल वाला पॉइंट ढूंढ लिया था, स्टेबल वाला पॉइंट था मेरा पॉइंट डी। अब क्या करो, पॉइंट डी के बाद किसी भी एक पॉइंट पे, पॉइंट डी के बाद किसी भी एक पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो। तो ये मैंने टेंजेंट ड्रॉ कर दिया। मेरे को बताओ ये पॉजिटिव टेंजेंट आ रहा है या नेगेटिव टेंजेंट आ रहा है? पॉजिटिव। नहीं। पॉजिटिव आ रहा है क्योंकि टेंजेंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है। तो भैया ये पॉजिटिव टेंजेंट आ रहा है। मैंने ऑलरेडी पॉइंट डी पे टेंजेंट निकाला था, मैं टेंजेंट के बाद एक और टेंजेंट निकाल रहा हूं। तो उसको हम डिफरेंशिएशन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं? टेंजेंट के बाद टेंजेंट निकालना, हम उसको लिखते हैं डबल डिफरेंशिएशन से। भैया नॉन मेडिकल स्टूडेंट को पता होगा ये बात, डबल डिफरेंशिएशन से। तो अगर मैं डबल डिफरेंशिएट करूं और मेरी वैल्यू पॉजिटिव आए, मतलब ग्रेटर देन जीरो आए, तो मतलब हम कौन से पॉइंट की बात कर रहे हैं? मतलब हम पॉइंट डी की बात कर रहे हैं। और पॉइंट डी मेरा कैसा हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। तो अब जब भी मैं आपसे चेक करने के लिए बोलूं कि भाई चेक करके बताओ कि ये स्टेबल वाला पॉइंट है या अनस्टेबल वाला पॉइंट है, तो आप क्या करोगे? आप डबल डिफरेंशिएट कर दोगे और आप चेक करोगे कि वैल्यू पॉजिटिव आ रही है या क्या आ रही है। अगर वैल्यू पॉजिटिव आ रही है तो वो क्या बन जाएगा? हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम बन जाएगा। क्या सबको ये बात समझ में आई है? Yes, यस sir. सर। अब आ जाते हैं अनस्टेबल वाले पॉइंट पे। अनस्टेबल वाला मेरा था पॉइंट बी, तो यही चीज पॉइंट बी के साथ करो। पॉइंट बी के बाद कोई भी एक पॉइंट ले लो, सपोज पॉइंट सी ले लो, और उस पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो। मेरे को बताओ पॉइंट सी पे जो टेंजेंट आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है? Negative. तो नेगेटिव। मतलब मैंने टेंजेंट के बाद टेंजेंट ड्रॉ किया, टेंजेंट के बाद टेंजेंट मतलब डबल डिफरेंशिएशन। मैंने चेक किया ये भैया वैल्यू नेगेटिव आ रही है। तो अगर ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो मतलब हम क्या कहेंगे कि ये कैसा पॉइंट होगा? ये अनस्टेबल पॉइंट होगा। अब नेक्स्ट वाला न्यूट्रल के लिए डिस्कस कर लेते हैं। भैया मेरे को पता था कि पॉइंट ई न्यूट्रल है, उसके बाद मैंने एक पॉइंट पकड़ा पॉइंट एफ, मैंने पॉइंट एफ पे टेंजेंट ड्रॉ किया, तो पॉइंट एफ पे भी टेंजेंट कितना आ रहा है? Same. सेम आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो मतलब अगर मैं डबल डिफरेंशिएट करूं और इसकी वैल्यू अभी भी जीरो ही आ जाए, ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव, जीरो आ जाए, तो मतलब ये हमारा कैसा बन जाएगा? ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट बन जाएगा। चेक करो आपको ये मैथमेटिकल कंडीशन समझ में आई? Yes. Yes, sir. डन। इसको नोट डाउन करो, बाकी टेंशन मत लो। जिसको नहीं समझ में आया घबराने की बात नहीं है, एग्जाम्पल से समझाऊंगा, एग्जाम्पल तो करना ही है। Done, sir. डन। चलो भाई बहुत बढ़िया। तो ऐसा करता हूं एक सिंपल सा क्वेश्चन लेके आपको समझाता हूं पहले तो चीजें कि क्या क्या हो रहा है। एग्जाम्पल, भाई एग्जाम्पल में क्वेश्चन ने कहा है कि हमें पोटेंशियल एनर्जी गिवन है, पोटेंशियल एनर्जी इज ए एक्स स्क्वेयर माइनस बी एक्स।
तो आपको साफ दिख रहा है कि इधर मेरी पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड कर रही है, एक्स पे डिपेंड कर रही है। क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन ने बोला है फाइंड द इक्विलिब्रियम पॉइंट्स, फाइंड द इक्विलिब्रियम पॉइंट एंड ऑल्सो स्टेट, और हमें साथ के साथ ये भी बताना है, ऑल्सो स्टेट वेदर इट इज स्टेबल, वेदर इट इज स्टेबल, अनस्टेबल या फिर न्यूट्रल। तो सबसे पहले तो मेरे को यही पता करना पड़ेगा कि भैया मेरा न्यूट्रल पॉइंट आ कहां रहा है। मतलब सबसे पहले तो मेरे को ये पॉइंट बी डी ई और एफ फाइंड करना है, और फिर देखूंगा कि इनमें से ये कौन सा पॉइंट मिल रहा है मेरे को। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। जब भी आपको दिख जाए कि आपकी पोटेंशियल एनर्जी डिस्टेंस पे डिपेंड कर रही है, तो मतलब आप इसको डिफरेंशिएट करके फोर्स निकालोगे। तो मैं फोर्स के वैल्यू लिखूंगा F इज इक्वल्स टू डी यू बाई डी एक्स। तो मेरे को बताओ इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मेरे पास क्या आंसर आएगा। भाई डिफरेंशिएशन तो आपको मैंने बता ही रखा है, और क्वेश्चन ने ये बोल रखा है कि ए और बी कुछ ना कुछ कांस्टेंट्स हैं। भाई डिफरेंशिएट करके बताओ क्या आएगा। ax minus b. 2ax तो ये आ जाएगा minus मेरे पास 2ax माइनस बी। b। क्या किसी को डिफरेंशिएशन बताना है या सबको आता है। सर आपका आता है सर आता है। सर आता है। चलो भाई बढ़िया, क्या बात है। अब मैंने आपको बोला इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब क्या होता है। इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब होता है कि भैया जिसपे फोर्स जीरो हो जाए। तो क्या करो, इसको जीरो से इक्वेट कर दो। इसको जीरो से इक्वेट करके आपको एक्स की वैल्यू मिलेगी। तो इक्वेट करो और मेरे को बताओ एक्स की वैल्यू कितनी आ रही है। b by by 2. 2a। वेरी गुड। तो आप इसको इक्वेट करोगे तो आपके पास आएगा b बाय 2a। क्या इसमें कोई दिक्कत। No नो sir. सर। मतलब मेरे को पता चल गया कि भैया ये वाला पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट मेरा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। सब ढंग से चेक कर लेना, ये क्वेश्चन सच में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अच्छे से चेक करना भैया समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। आ गया। यस Yes. सर। डन। Sir. अब मेरे को चेक करना है कि भैया ये वाला पॉइंट इक्विलिब्रियम तो है, लेकिन ये कैसा इक्विलिब्रियम है, स्टेबल, अनस्टेबल या फिर न्यूट्रल। तो हमें क्या कैसे पता करना है, हम तो भैया जो न्यूट्रल। हमारी इक्वेशन है उसको फिर से डिफरेंशिएट कर देंगे, डबल डिफरेंशिएट कर देंगे। तो 2ax माइनस बी को फिर से डिफरेंशिएट करो और मेरे को बताओ आंसर कितना आ रहा है। Sir 2a. वेरी गुड, हमारे पास आंसर आ रहा है 2a। क्या किसी को स्टेप में तो नहीं बताना कि कैसे आया ये स्टेप। No sir. नो No सर। sir। डन। नो अब मेरे सर। को बताओ ये 2a पॉजिटिव आया, नेगेटिव आया या क्या आया। Sir positive. पॉजिटिव। पॉजिटिव आया है। तो पॉजिटिव आया है तो मतलब ये वाला पॉइंट मेरा कैसा होगा, ये वाला Stable. Stable। पॉइंट मेरा स्टेबल होगा। क्योंकि जब भी Stable. हमारे पास डबल डिफरेंशिएट करके पॉजिटिव आए, मतलब ये वाला पॉइंट हमारा स्टेबल इक्विलिब्रियम था। क्वेश्चन सॉल्व करना आ गया है आपको अच्छे से। यस Yes, Yes सर। sir. डन। तो अगर ये क्वेश्चन आपको आ गया है इसको नोट डाउन करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन वो दूंगा जो आपके एग्जाम में आया हुआ है, और फिर मैं पोल कंडक्ट करूंगा, आप सब उसका आंसर देना। Done sir. डन। डन। चलो भाई बहुत बढ़िया। तो लेट्स टेक दी अनदर क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। भाई क्वेश्चन ने बोला हुआ है कि पोटेंशियल एनर्जी डिस्प्लेसमेंट पर तो डिपेंड कर रही है, लेकिन हल्का सा उन्होंने कंफ्यूजन करने के लिए बस अब की बार उन्होंने ये चीज डिनोमिनेटर में दे दी और कुछ नहीं किया। माइनस बी एक्स टू द पावर 6 उन्होंने ये करा। जहां पे उन्होंने बोल दिया कि भैया ए और बी हमारे कांस्टेंट्स हैं। क्वेश्चन फिर से वही है। क्या क्वेश्चन है कि सबसे पहला पार्ट कि भैया फाइंड करो इक्विलिब्रियम पॉइंट, और दूसरा पार्ट क्या है कि हमें बताओ कि भैया ये जो पॉइंट आपने फाइंड किया ये स्टेबल था, अनस्टेबल था या फिर न्यूट्रल पॉइंट था। चलो 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 सब लग जाओ काम पे। एक्स डिनोमिनेटर में गिवन है तो घबराना मत यार, एक्स को सीधे न्यूमरेटर में ले दो, पावर नेगेटिव में लिख दो, बाकी डिफरेंशिएशन आप सबको आता ही है अब। ऑप्शंस दे रहा हूं, सब लोग चेक करना आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। इक्विलिब्रियम पॉइंट का ऑप्शंस दे रहा हूं। सबसे पहला ऑप्शन है x इक्वल्स टू 0।
सेकंड ऑप्शन है x इक्वल्स टू a बाय 2b पे। नेक्स्ट ऑप्शन है x इज इक्वल्स टू a बाय b टू दी होल पावर 1/6। और लास्ट वाला है x इक्वल्स टू 11a बाय 5b। चलो भाई, आप मेरे को अपने आप बता देना कब पोल कंडक्ट करना है। डन। डन। डन चलो सर। तो पोल कंडक्ट कर लेते हैं भाई। चलो, एंड यार प्लीज सब लोग जल्दी आंसर दे देना। पोल 1 मिनट से ज्यादा का कंडक्ट नहीं होना चाहिए, इतना टाइम नहीं होना चाहिए आपके पास। भाई क्या बात है, आज सच में परफॉर्म आप बहुत अच्छा कर रहे हो, वेरी गुड। मेजॉरिटी बच्चों का आंसर बिल्कुल सही जा रहा है। भाई 10 सेकंड बचे हैं, फटाफट बाकी लोग 10 सेकंड में आंसर दो। अभी सिर्फ 22 लोगों ने आंसर दिया, 50% पॉपुलेशन ने। भाई टाइम्स अप। और ये बहुत ही गंदी बात है कि इतने कम बच्चे आंसर दे रहे हैं। लेकिन चलो, मेजोरिटी बच्चों ने आंसर सही दिया है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, और सबने वही आंसर दिया है, ऑप्शन सी। तो बिल्कुल बढ़िया, मतलब लोगों को कॉन्सेप्ट बिल्कुल दिमाग में छप लिया है। क्या मेरे को सॉल्व करके दिखाना है? नो नो सर। नो सर। कोई भी एक बच्चा बोल देगा सर सॉल्व करके दिखा दो, तो ही दिखाऊंगा, अदरवाइज नहीं दिखाऊंगा फिर। सर दिखा दो। दिखाना है अनिकेत, चलो डन। अनिकेत सबसे पहले क्या करो यार, इस पोटेंशियल एनर्जी की जो इक्वेशन है ना, सबको न्यूमरेटर्स में लिख दो, ताकि डिफरेंशिएट करना आसान हो जाएगा। तो मैं लिख दूंगा a x टू द पावर -12 माइनस b x टू द पावर -6। बाकी आप लोग अगर डिफरेंशिएशन में एक्सपर्ट्स होते जा रहे हो आपको, तो आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर लोगे। अब मेरे को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, और पहले तो वो इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड करना है। तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा, मेरे पास आ जाएगा -12a x टू द पावर -13। इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास आएगा +6b x टू द पावर -7। और ये किससे इक्वेट कर देना है मेरे को, इक्विलिब्रियम पॉइंट फाइंड करना है, तो इसको 0 से इक्वेट कर देना है। तो जरा x की वैल्यू फाइंड करो। तो मैं इसको इक्वेट करूंगा तो मेरे पास रह जाएगा 6b x टू द पावर -7 इज इक्वल्स टू 12a x टू द पावर -13। जरा पावर्स को कैंसिल आउट करो तो चेक करो कितना आएगा। पावर्स को अगर मैं कैंसिल आउट करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे बचेगा -6। अनिकेत चेक करो, क्या ये चीज क्लियर है? यस सर। डन। 6 और 12 को भी कैंसिल किया तो मेरे पास आ रहा है 2। तो एक बात तो क्लियर है कि मेरे पास x 0 तो नहीं आ रहा। आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं थी इसमें। एक बात तो क्लियर है कि x 0 नहीं आ रहा। एक बात क्लियर है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं 11 भी नहीं आ रहा। मतलब a और d तो कट गए। अब थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा था a/2b में। तो जब मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया तो मैंने देखा b इक्वल्स टू 2a x टू द पावर -6 आ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं पावर तो आ ही रही है। पावर भी आ रही है तो मतलब बी भी हमारा गलत ही है। अल्टीमेटली कौन सा बचेगा फिर? सी बचेगा। सी। चाहे तो ऐसे करके देख लेते। अब दूसरा काम क्या था? दूसरा काम आपको यह था कि इस इक्वेशन को फिर से डिफरेंशिएट करो, इस इक्वेशन को, और चेक करो कि हमारे पास आंसर पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। तो आप सब लोग फिर से एक बार इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करो।
मेरे को चेक करके बताओ कि ये जो हमारे पास पॉइंट आया ये स्टेबल आया, अनस्टेबल आया या कैसा आया, प्लीज ये और कैलकुलेट करके बता दो। स्टेबल। क्या सबका आंसर सेम आ रहा है? यस सर। वेरी गुड। तो हम चेक करेंगे कि भैया इसको डिफरेंशिएट करने के बाद, एक और डिफरेंशिएट करने के बाद हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो पॉजिटिव में ही आ रहा है, तो इट विल बी स्टेबल इक्विलिब्रियम। सबका हो गया तो आगे बढ़ चलूं अब? यस सर। चलो डन। चलो यार अब इस चीज को देखो, हाउ वी विल कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन जब हमारे पास कुछ ना कुछ एक तरीके का वेरिएबल मास होगा। चलो सबसे पहले तो मेरे को याद दिलाओ, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इसका फॉर्मूला बताओ क्या होता है? MGH। mgh। लेकिन अब इस फॉर्मूले की गहराइयों में जाना है। क्या गहराइयों में जाना है? mgh का मतलब क्या है? mgh का मतलब है कि मेरा एक मास पार्टिकल सिर्फ एक ही हाइट पे रखा हुआ है, कहीं ना कहीं बीच में रैंडमली नहीं रखा हुआ। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर इस डब्बे को, इस ऑब्जेक्ट को मैं किसी हाइट पे ले जाऊं तो क्या बीच में कहीं पे भी कोई मास है? नो सर। तो मतलब ये पूरा का पूरा मास मेरा एक पर्टिकुलर हाइट पे रखा हुआ है। जब पूरा का पूरा मास मेरा एक पर्टिकुलर हाइट पे रखा हुआ है तो उसी केस में मैं ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूं। क्या आप सबको मेरी भावनाएं समझ में आ गई जो मैं समझाना चाह रहा हूं? यस सर। डन। लेकिन अब आपको एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ये तो 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है, 9th क्लास में थोड़ी है हम। हमें क्वेश्चन ने कुछ थोड़ा सा डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट दे दिया। उसने बोला कि भैया मैंने ग्राउंड के ऊपर एक रॉड ऐसे वर्टिकल खड़ी कर दी है, इस रॉड का टोटल मास m है, इस रॉड की टोटल लेंथ सपोज कैपिटल L ले लो, कि इस रॉड की टोटल मास m है, टोटल लेंथ L है, तो मेरे को बताओ अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो मेरे को बताओ क्या मैं इसमें डायरेक्टली mgh वाला फॉर्मूला यूज कर सकता हूं? नो सर। वेरी गुड। इसमें हम डायरेक्टली mgl वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि इसमें भैया मास मेरा हर जगह प्रेजेंट है, किसी एक पर्टिकुलर हाइट पे नहीं है, मेरा मास हर जगह है। क्या आप सबको ये वाली बात समझ में आ गई? यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया। तो देखो हम इसको अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप स्टेप्स पे ध्यान देना, नोट डाउन मत करना, स्टेप्स पे ध्यान देना, फिर हम फाइनल आंसर को याद रखेंगे बस। भाई सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा मास पार्टिकल ले लूंगा किसी भी एक हाइट y पे। तो ये मैंने छोटा सा मास पार्टिकल ले लिया। इस छोटे से मास पार्टिकल को हम क्या कहते हैं? इस छोटे से मास पार्टिकल को हम कहते हैं एलिमेंट्री पार्ट, एलिमेंट्री मास, है ना भाई? यस। तो इसका मास क्या m होगा या m से कम होगा? कम होगा M से। कम होगा। अगर ये पार्टिकल बहुत छोटा है तो इसकी लेंथ होगी dy और इसका मास कितना होगा? dm DM। होगा। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू dm मास इनटू ग्रेविटी इनटू कितनी हाइट पे लिया है मैंने ये dm का पार्टिकल? y हाइट पे लिया है। Y। अब हमारा काम क्या है, बस मेरे को dm की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, इंटीग्रेट करना है, मेरा काम खत्म। तो dm की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? dm की वैल्यू हम यूनिटरी मेथड से कैलकुलेट करेंगे। यूनिटरी मेथड क्या कहता है, या लीनियर मास डेंसिटी भी कहते हैं इसको, कि भैया मेरी डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो डेंसिटी कितनी है? टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। तो इधर टोटल मास कितना है मेरी रॉड का? m। टोटल लेंथ M। कितनी है? l। ये मेरी हमेशा कांस्टेंट रहेगी। तो अगर मैं dm की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहता हूं तो क्या मैं लिख सकता हूं लैम्डा इंटू dl? यस सर। यस सर। m की वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, और ये मैंने कितनी लेंथ का पार्टिकल लिया है? ये मैंने dy लेंथ का पार्टिकल लिया है। भैया सबको ये स्टेप समझ में आया या इसमें कुछ भी रिपीट करना है मेरे को? सर रिपीट कर दो। रिपीट करना है ना, चलो तो मैं आपको फिर से बच्चों लेवल पे लेके जाता हूँ, बच्चों वाले लेवल पे। भाई मेरे को एक चीज बताओ, सपोज मैं क्या कह रहा हूं, सोचना थोड़ा सा, मैं कह रहा हूं कि ये एक रॉड है और इसकी पूरी की पूरी लेंथ है 10 मीटर। इस रॉड का मास कितना है? इस रॉड का मास ले लो कि सपोज 10 केजी है, ठीक है? 10 किलो की रॉड है, लेंथ कितनी है? 10 मीटर। तो मेरे को बताओ
इसके 5 मीटर की रॉड की मास कितनी होगी? 5 kg। कैसे फाइंड किया मुझे ये बताओ पहले तो, कैसे फाइंड किया? सर सर रोड को अगर एक रोड 10 kg की है तो सर उसके जो 2 पार्टिकल जैसे हाफ अगर कट करती हो तो 5 kg का ही हुआ। वेरी गुड प्रकुल। जस्ट प्रकुल अब मेरे को यही चीज सोच के बताना कि अगर मैं कहूं कि भाई 2 मीटर का बताओ, 2 मीटर की रॉड का मास कितना होगा, वो सोच के बताओ। अब कैलकुलेट करो, अब कैसे करोगे? सर 2 kg। 2 केजी गलत हो गया, नहीं है 2 केजी। मतलब एक मिनट चेक कर, सॉरी, हाँ 2 केजी, माई मिस्टेक माई मिस्टेक, 2 केजी। तो ये कैसे कैलकुलेट किया? तो देखो कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है। मेरे को टोटल लेंथ पता है, मेरे को टोटल मास पता है, तो क्या मैं ऐसा फाइंड कर सकता हूं कि 1 मीटर का मास कितना होगा? इसको यहां पे मैंने डिवाइड कर दिया 10/10, तो मेरे पास 1 मीटर का मास कितना आया? 1 केजी। 1 अब आपको kg। जितने भी मीटर का फाइंड करना है उसको मल्टीप्लाई करते जाओ। अगर सपोज मेरे को 3 मीटर का फाइंड करना है तो दोनों साइड 3 मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास आ जाएगा 3 मीटर इज इक्वल टू 3 केजी। क्या यहां तक की बात क्लियर है? यस सर। यस सर। यस तो यार इधर भी मैं वही कर रहा था, इधर भी मैं वही कर रहा था। मैंने क्या कहा? मैंने कहा भैया कि सबसे पहले तो 1 मीटर की लेंथ का मास कितना है वो फाइंड करो। तो आप कैसे फाइंड करोगे? आप टोटल लेंथ, टोटल मास को किससे डिवाइड कर दोगे? टोटल लेंथ से। अब मेरे को जितनी भी लेंथ का फाइंड करना है उतनी लेंथ इसके साथ क्या कर देनी चाहिए? मेरे को मल्टीप्लाई कर देनी चाहिए, तो ये मेरे पास उसकी वैल्यू आ जाएगी। अब लोग चेक करके बताओ, अब ये स्टेप समझ में आया या अभी भी रिपीट करना है मेरे को? यस देखो बिल्कुल ऑनेस्टली से बताना, अगर आपको लग रहा है नहीं समझ में आया सर एक और बार रिपीट कर दो या किसी और तरीके से समझा दो, तो फिर उस तरीके से बात करेंगे। ठीक है, डन। तो यहाँ पे भैया डीएम की वैल्यू रख दो m/l इंटू डी वाई जी और y। अब मेरे को बताओ इसमें क्या क्या चीजें कांस्टेंट है? भैया मास कांस्टेंट, एल कांस्टेंट, ग्रेविटी कांस्टेंट। तो इंटीग्रेशन में बस बचा वाई डी वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा? y²/2। वेरी गुड अंशिता, y²/2। लेकिन अब y की वैल्यू कहां से लेके कहां तक जा रही है? ग्राउंड पे y की वैल्यू कितनी है? 0। 0। जब मैं पूरी हाइट कवर कर ली तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? L हो जाएगी। तो ये मेरे को पूरा कैलकुलेट करके दो और मेरे को बताओ फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ रही है। आप सब इतना काम करके दे दो मेरे को, और फिर हम डायरेक्टली शॉर्टकट पे जाएंगे। तो अगर मैं कैलकुलेट करूं इसको तो मेरे पास आ रहा है u इक्वल्स टू एम सर बाई एल। mgl/2। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। मेरे पास इधर आ रहा है y²/2, और इसकी लिमिट्स थी 0 से लेके एल तक। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया कि जब भी लोअर लिमिट 0 होगी इसको सब्स्टिट्यूट करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली आप अपनी अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करो। तो मेरे पास आंसर हो जाएगा, फाइनल आंसर mgl/2। सब लोग चेक करें, कोई दिक्कत कोई समस्या तो बताएं। हमें सिर्फ रिजल्ट याद रखना है या फिर पूरे स्टेप्स याद रखने पड़ने इसके? प्रकुल अभी क्वेश्चन पे डिपेंड है। कुछ क्वेश्चंस में अगर मेरे पास यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर गिवन है, यूनिफॉर्म मतलब रेगुलर रॉड वगैरह गिवन है, तो डायरेक्टली आप ये आंसर याद रख लो। लेकिन अगर मेरे पास इरेगुलर स्ट्रक्चर आ गया तो उस केस में तो फिर हमें स्टेप से ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो अभी मैं आपको दोनों क्वेश्चन करा रहा हूँ, रेगुलर वाला भी और इरेगुलर वाला भी। यस सर। ठीक है, अभी दोनों क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो तो आपको। जैसे रेगुलर है उसमें डायरेक्ट वैल्यूज ही पुट करनी है? हाँ डायरेक्ट वैल्यूज पुट करने हैं प्रकुल, बिल्कुल। यस सर। अभी मैं दोनों एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। और सर जी की अगर वैल्यू ना गिवन हो तो 10 ही पुट करेंगे ना उसमें? अगर जी की वैल्यू गिवन नहीं है तो आपको 9.8 ही सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा प्रकुल, ये चीज याद रखो नहीं तो एग्जाम में गलत हो जाएगा। यस सर। चलो अब मैं आपको जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ वो कॉन्सेप्ट को समझो। भैया मैं सीधा सीधा ये कह रहा था कि आप है ना इसको दूसरे मेथड से भी कर सकते हो। दूसरे मेथड का नाम है, आप सबने पढ़ रखा होगा, आपको याद भी होगा लेकिन बस भूल गए होगे, दैट इज सेंटर ऑफ मास। अगर ये पूरी रॉड का मास m है, इस पूरी रॉड की लेंथ l है, और ये रॉड यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है? ये रॉड यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म का मतलब इसका हर जगह मास बराबर है, हर जगह शेप मास बराबर है। तो इसका सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली सेंटर पे आएगा। सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या होता है? सेंटर ऑफ मास एक ऐसा पॉइंट है जिसपे टोटल मास
अज्यूम किया जा सकता है। तो अगर मैं रॉड का टोटल मास पूछूं कि रॉड का टोटल मास कहां पे होगा, तो आप क्या बताओगे कि रॉड का टोटल मास कहां पे होगा? सेंटर पे। तो मेरे को बताओ ग्राउंड से सेंटर की हाइट कितनी हो गई? L/2। L/2 हाफ लेंथ हो गई ना सेंटर की, हाँ यस या सर। ना? यस सर। डन। भैया सेंटर ऑफ मास फाइंड करने का मतलब क्या होता है? सेंटर ऑफ मास फाइंड करने का मतलब होता है कि मैंने पूरी रॉड को एक सिंगल पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया, पूरी रॉड को एक सिंगल पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया। अब क्या ये हमारा 9th क्लास वाला क्वेश्चन नहीं बन गया कि एक मास पर्टिकुलर हाइट पे रखा हुआ है, तो बताओ पोटेंशियल एनर्जी कैसे कैलकुलेट करी जाएगी? mgh यूज करके, मास m, ग्रेविटी g, और ये कितनी हाइट पे रखा हुआ है? L/2 पे रखा हुआ है। तो देखो डायरेक्टली आंसर आ गया या नहीं आ गया? यस सर। यस सर। तो अगर मैं ऐसा ही एक और क्वेश्चन दे दूं, क्या तो वो सॉल्व हो जाएगा सेंटर ऑफ मास वाले की हेल्प से? यस यस सर। सर। चलो डन। तो यही मेरा मेन क्वेश्चन भी है। अब इस क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करोगे, बस मैं आपकी बीच बीच में मदद करता रहूंगा। क्वेश्चन की भावनाओं को समझो। अब क्वेश्चन की भावनाएं हैं कि ये मेरे पास एक क्यूबॉइड रखा हुआ है, क्यूबॉइड। ये एक क्यूबॉइड है, इसकी मेरे को ये वाली लेंथ गिवन है और मेरे को ये वाली लेंथ गिवन है। इस क्यूबॉइड की ये वाली लेंथ है भैया ए, और ये वाली लेंथ है बी। इसका मास है कुछ ना कुछ m। तो सबसे पहले तो मेरे को इसकी पोटेंशियल एनर्जी बताओ कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी। चलो तो अगर ये रेगुलर स्ट्रक्चर है या इरेगुलर स्ट्रक्चर है, पहले तो ये बताओ। सर रेगुलर। रेगुलर है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा? बिल्कुल सेंटर। सेंटर पे। अगर बिल्कुल सेंटर पे है तो मतलब ये कितनी हाइट पे हो गया होगा? A/2। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या फॉर्मूला यूज करूं? सर mg/A/2। क्या सबको समझ में आ गई ये वाली बात? यस सर। यस डन। तो अब देखो, अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, इस पूरे को रब कर रहा हूं, अब आप क्वेश्चन खुद सॉल्व करना। चलो भैया, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेरे पास ये क्यूबॉइड है जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है, लेंथ ए ब्रेड्थ बी और मास m। ये पहले हॉरिजॉन्टल रखा हुआ था, मैंने इस डब्बे को पे कुछ ना कुछ वर्क किया, मैंने इस डब्बे पे कुछ ना कुछ वर्क किया। जैसे ये अज्यूम कर लो मेरा फोन, इस फोन पहले ये हॉरिजॉन्टल रखा हुआ था, मैंने इस पे कुछ ना कुछ काम किया और मैंने इसको ऐसा वर्टिकल बना दिया। तो अगर मैंने इसको वर्टिकल बना दिया है तो आपको ये बात तो समझ में आई गई होगी कि हमने कुछ ना कुछ काम किया होगा, अपने आप तो वर्टिकल नहीं हुआ होगा ये। तो क्वेश्चन ने यही बोला है, फाइंड द वर्क डन, फाइंड द वर्क डन टू इरेक्ट द ब्लॉक, टू इरेक्ट द ब्लॉक। चलो ट्राई करो। बस आपको हिंट देना था, मैं हिंट दे देता हूं। हमने कल की क्लास में ही पढ़ा है कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कन्वर्ट हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी में। पोटेंशियल तो माइनस वर्क डन वन। इधर कन्वर्ट, वर्क डन का इधर फॉर्मूला होगा माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। मतलब वर्क डन का फॉर्मूला होगा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी अभी आप लोगों ने खुद ने बताई मेरे को कि इनिशियल पोटेंशियल आएगी सर mg/a/2, क्योंकि ये वाला पॉइंट सेंटर ऑफ मास मेरा a/2 हाइट पे होगा। तो बस आपको इतना सही तो करना है यार अब, कि आप मेरे को फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करके दे दो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो मेरे पास वर्क डन आ जाएगा, क्वेश्चन खत्म। mg/a/2 minus mgb/2। सर तो mg कॉमन ले लो। mg/b/2। mg/2 a minus b। बहुत बढ़िया। तो मेरे को पहले तो ये बताओ व्हाट इज द फाइनल पोटेंशियल एनर्जी? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी, सेंटर ऑफ मास मेरा एग्जैक्टली यहां होगा, तो अब सेंटर ऑफ मास कितनी हाइट पे आ रहा है? b/2। तो हमारे पास आ गया mg/b/2। इनिशियल मिल गई, फाइनल मिल गई, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास वर्क डन आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्लाइड पे लिख देता हूं। तो वर्क डन होगा फाइन इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल। तो वर्क डन इज इक्वल्स टू, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी थी mg/a/2, फाइनल थी mg/b/2। तो बस इन दोनों में से देख लो अपने आप, जो भी कॉमन आ रहा हो। मेरे को साफ दिख रहा है mg/2 कॉमन आ रहा है, तो हमारे पास बचा बस a/b, मतलब a - b। डन सर।
डन है ना क्वेश्चन, पक्की बात? Yes, sir. sir. चलो, तो ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन लेते हैं। एक और ऐसा क्वेश्चन दे दूं? ठीक है प्रकुल, तो एक और ऐसा क्वेश्चन ले लो भैया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं कौन अपना लॉजिक लगा पाता है इस केस में। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन दिमाग से थोड़ा सा सोच लेना बस कि हाँ भैया क्या क्या चीजें हो रही हैं इसमें। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन की भावनाओं को समझे। क्वेश्चन कह रहा है कि हमने एक चेन ली, इस चेन का टोटल मास m है, टोटल लेंथ l है। ठीक है, रिपीट कर रहा हूं, हमने एक चेन ली, टोटल मास m है, टोटल लेंथ l है। इस चेन को हमने टेबल के ऊपर रख दिया और कुछ पार्ट चेन का हमारा टेबल से लटक रहा है, हैंगिंग हो रहा है। तो ये कितना पार्ट हैंग हो रहा है? क्वेश्चन ने बोला है L/nth पार्ट इज हैंगिंग। पहले चेक कर लो, यहां तक जो मैंने क्वेश्चन बोला, यहां तक की बात समझ में आई है? यस सर। Yes, sir. बढ़िया। क्वेश्चन ने क्या कैलकुलेट करने के लिए बोला है? फाइंड दी वर्क डन इन पुलिंग द चेन कंप्लीटली ऑन द टेबल, कंप्लीटली ऑन द टेबल। मेरे को ये चेन पूरी की पूरी टेबल पे करनी है, टेबल पे खींच देनी है पूरी चेन। तो मेरे को बताओ कितना वर्क डन हुआ होगा। आराम से कैलकुलेट करना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आराम से, मैं आपको 2 मिनट 3 मिनट दे रहा हूं, सोच लो पहले, आराम से ट्राई कर लो जितना हो सके, फिर डिस्कस करेंगे इसे। और इसका आंसर भी मैं दे दूंगा, जो आप आराम से रट लो तो ये काम हो जाएगा काफी। सर जो लटका हुआ इसे वो टेबल के पैर है। प्रकुल फिर से बोलो, सुनाई नहीं दिया, सॉरी। सर जो ये लटका हुआ है इससे अंदर जो हैंग हुआ है हिस्सा, हम्म, सर वो टेबल के पैर है या फिर टेबल का सरफेस है वो? वो टेबल का सरफेस है। ये जो मैंने रिंग रिंग सी बनाई है ये चेन है, और ये टेबल का सरफेस है, ये वाला। प्रकुल अब थोड़ा क्लियर हुआ? यस सर। डन। तो इसको ऐसा कर देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हाँ भैया ये यहाँ तक टेबल है। मेरे को चेन पूरी टेबल के ऊपर चाहिए। भाई मेरे को आज पहली बार एक बंदा दिख रहा है, आश्रय कश्यप। यार तुमने आज फर्स्ट क्लास अटेंड करी है ये? यस सर। इतने दिन कहाँ थे दोस्त? सर वो फंक्शन थे घर पे तो। ओए होए क्या बात है, मौज मार रहे हो मतलब। अब फिर बोलोगे सर अब न्यू ईयर आ गया, थोड़ा न्यू ईयर भी सेलिब्रेट करना है, तो सर फिर गायब हो जाऊंगा मैं, ऐसा? नो सर। चलो ठीक है। सर MgL/n। थोड़ा सा गलत आ रहा है। रिया आपका आंसर बिल्कुल सही है, वेरी गुड। रिया मैडम पूरी फॉर्म में चलती है, बहुत बढ़िया। भाई बाकी लोगों, आपका भी वेट कर रहा हूं मैं, आंसर दे दो। नितिन कल कहाँ भाग गए थे तुम? कल तुमने पूरी क्लास तो अटेंड नहीं करी थी नितिन। भैया मैं बीच बीच में सबके नाम देखता रहता हूँ, मेरे को याद रहता है, टेंशन ये मत सोचना। रोहित नहीं यार दोस्त, आंसर सही नहीं आ रहा, फिर से चेक करेंगे। चलो तो डिस्कस करना स्टार्ट कर रहा हूँ, क्वेश्चन की भावनाओं को समझे। सबसे पहला काम हमें क्या करना है? विशाली नहीं। चलो तो सबसे पहले तो आप मेरे इस छोटे से कॉन्सेप्ट को समझो। ये एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, इसके ऊपर मैंने एक रॉड रख दी है इस तरीके से। जैसे फॉर एग्जांपल ये अज्यूम कर लो मेरा हाथ मेरा ग्राउंड है, और इसके ऊपर मैंने अपना ये पेन रख दिया है। ठीक है, यहां तक सबको समझ में आ रहा है क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूं? Yes, यस सर। इस पेन की कोई थिकनेस नहीं है,
अज्यूम कर लो इस पेन की कोई थिकनेस नहीं है, ये बिल्कुल बस एक लाइन है, तो मेरे को बताओ इस पेन की अभी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 0. वेरी गुड। तो अभी इस चीज की पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी। क्या सबको ये बात समझ में आई है? यस सर। डन। तो यही चीज यार चेन के साथ समझो। मेरे को वर्क डन फाइंड करना है, तो वर्क डन फाइंड करना है तो इतनी बात तो क्लियर है कि मेरे को इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी चाहिए और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। जब मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करूंगा तब जाके मेरे को वर्क डन मिलेगा। तो हमारा कुछ पार्ट चेन का ऊपर था टेबल पे, चेन की कोई थिकनेस नहीं है, तो मेरे को बताओ इतने पार्ट की क्या कोई पोटेंशियल एनर्जी आएगी? नो सर। No, कोई पोटेंशियल sir. एनर्जी नहीं आएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी कौन से पार्ट की आएगी? पोटेंशियल कंडक्टिव का एनर्जी ही है। जो पार्ट लटक रहा है उसकी आएगी। कितना पार्ट लटक रहा है ये? L L बाय by N पार्ट लटक रहा है। तो सबसे पहला काम क्या होगा? मेरे को ये फाइंड करना पड़ेगा कि भैया इसका मास कितना है। पहले ये तो पता कर लें तभी तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल पाएंगे। तो इसका मास फाइंड करने के लिए फिर से हम यूज करेंगे अपना यूनिटरी मेथड। यूनिटरी मेथड के हिसाब से मैं क्या करूंगा, मैं इसका मास फाइंड करूंगा। तो इसका मास फाइंड करने का तरीका क्या होगा? टोटल मास डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ इनटू, मेरे को लेंथ मल्टीप्लाई करनी है जितनी मेरे को फाइंड करनी है। तो कितनी लेंथ के लिए फाइंड करना है मेरे को? L by L बाय एन। तो यहाँ पे L बाय एन मल्टीप्लाई कर दो, तो बताओ मेरे पास कितना मास आया? M by M/N. वेरी गुड। यहां तक काम हो गया। अब मैं इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालता हूं। भैया अभी अभी मैंने आपको बताया कि जब आप इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालो तो आप पूरे मास को कंसिडर करने की बजाय सेंटर ऑफ मास कंसिडर कर लो। तो मुझे क्या कोई डाउट है किसी को? नो सर। डन। तो इधर पोटेंशियल एनर्जी में लिखना है मास, तो मास तो आ गया m बाय एन इंटू ग्रेविटी। अब मेरे को बताओ ये हाइट कितनी लिखूं मैं? ये वाली हाइट, अगर टोटल हाइट L बाय एन है तो उसकी आधी हाइट L कितनी by हो 2n। जाएगी? वेरी गुड, L बाय 2n। तो मेरे पास आ गया mgl बाय 2n स्क्वायर। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मिल गई है। सबसे पहले ये चेक कर लो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी में तो किसी को कोई डाउट नहीं है? सर No, sir. हाँ बोलो बोलो बोलो, कोई कुछ पूछ रहा था। ऊपर हमारे 0 नहीं आया था इनिशियल। इनिशियल 0 क्यों आएगा? इनिशियल तो चेन लटक रही है ना, इस वाले का 0 है, इस वाले के लिए कोई वो नहीं है। यस सर समझ गया। अब मेरे को बताओ, अब मैंने चेन पूरी की पूरी टेबल पे रख दी, अगर अब की बार मैंने चेन पूरी की पूरी टेबल पे रख दी तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? 0. तो भैया वर्क डन होता है इनिशियल माइनस फाइनल, फाइनल कट गया तो कह सकता हूं कि इधर वर्क डन इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी के बराबर ही होगा। तो फाइनल आंसर विल बी mgn बाय 2n स्क्वायर। बस किस्सा खत्म, यही आंसर था। यस सर। अब ये क्वेश्चन आपको पास बहुत घुमा फिरा के भी आ सकता है, तो मैं ये क्वेश्चन भी दे दूंगा बाद में आपको घुमा फिरा के। पहले कॉन्सेप्ट पे फोकस करूंगा मैं, तो पहले चेक कर लो ये पूरी चीज क्लियर है ना आपको? यस सर। Yes, sir. तो मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे रहा हूं, अभी उसको डिस्कस नहीं करेंगे, ये आप क्वेश्चन होमवर्क के लिए करोगे, नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। ओके सर। ऑलरेडी हम थोड़ा सा डिले चल रहे हैं, अभी तो मैंने वर्क एनर्जी थ्योरम स्टार्ट ही नहीं करा, बल्कि आज वो स्टार्ट भी करना है हमें। क्वेश्चन बहुत सीधा साधा है। क्वेश्चन है कि भैया ये चेन थी हमारी जो कुछ पार्ट लटक रहा है। कितना पार्ट लटक रहा है? सपोज कह लो कि L बाय एन पार्ट लटक रहा है। फिर से वही, अब की बार मैंने क्या किया, अब की बार मैंने इस चेन को मोड़कर, चेन को मोड़कर इतना बना दिया, मतलब हाफ टर्न कर दिया मैंने। क्या ये चीज समझ में आ गई? यस सर। यस सर। भाई मैंने जो तार लटक रहा था, जो चेन लटक रही थी, मैंने उसको फोल्ड कर दिया। बस फोल्ड कर दिया तो मतलब इसको हाफ कर दिया मैंने। तो आप मेरे को वर्क डन कर बताओगे इस केस में कि वर्क डन कितना आएगा। क्या ये क्वेश्चन कर लोगे एज अ होमवर्क? यस Yes, सर। sir. डन। तो चेक करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अब इस क्वेश्चन को होमवर्क के लिए छोड़ के आगे बढ़ते हैं। ओके चलो, अब कॉन्सेप्ट को समझो। भैया सपोज प्रोकोल आंसर सेम नहीं आएगा, चेक करो आप, आंसर सेम नहीं आएगा अब की बार, आराम से सोच के कैलकुलेट करना। मैंने कहा ये ऑब्जेक्ट है मास m का, इस पे क्या हो रहा है, इस पे अलग अलग फोर्सेस लग रहे हैं। सपोज इधर एक फोर्स लग रहा है F1,
इधर एक फोर्स लग रहा है F2, सपोज ऐसे ही कहीं पे भी रैंडमली मार्क कर दो कि भैया एक फोर्स और लगा दिया मैंने F3 वगैरह कुछ भी, या सिंपलीफिकेशन के लिए अभी सिर्फ F1 और F2 ले लेते हैं। अब मेरे को बताओ कि इस ऑब्जेक्ट का मोशन F1 और F2 दोनों के नेट पे डिपेंड करेगा या इंडिविजुअल फोर्स पे डिपेंड करेगा। आप क्वेश्चन नहीं समझे होंगे, मैं रिपीट कर देता हूं। मैं आपसे इतना पूछ रहा हूं कि ऑब्जेक्ट मेरा कैसे मूव करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से या फिर एक्सेलरेटेड मोशन से। ये चीज किस पे डिपेंड करेगी? क्या ये F1 पे डिसाइड करेगी या F2 डिसाइड करेगा या इन दोनों का नेट डिसाइड करेगा? नेट। नेट। वेरी गुड। तो हम क्या करेंगे, हम इस केस में नेट फोर्स निकालेंगे और हम चेक करेंगे कि हमारा नेट फोर्स कितना आ रहा है। अगर मेरा नेट फोर्स 0 आ रहा होगा तो मैं कह दूंगा कि भैया मेरा ऑब्जेक्ट कैसे मूव करेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। और अगर नेट फोर्स 0 नहीं आ रहा होगा तो मतलब मेरा ऑब्जेक्ट कैसे मूव कर रहा होगा, एक्सेलरेटेड। एक्सेलरेटेड मोशन से मूव कर रहा होगा। क्या इतनी छोटी सी बात क्लियर है? यस सर। Yes, sir. So, तो अब यही चीज हम यूज करेंगे कुछ ना कुछ अपने वर्क एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट में, वर्क एनर्जी वाले कॉन्सेप्ट में। तो देखो कैसे यूज कर रहे हैं। मैंने क्या किया, मैंने इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाए, बहुत सारे फोर्स लगाए, F1 F2 मल्टीपल फोर्सेस लगाए और इस ऑब्जेक्ट को मैंने मूव करा के यहाँ पे वो करा दिया है। भैया इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी u, अब सपोज इसकी वेलोसिटी चेंज हो गई है, इसकी वेलोसिटी हो गई है v। क्वेश्चन ने मेरे को कैलकुलेट करने के लिए बोला है कि भैया कैलकुलेट दी वर्क डन, कि कितना वर्क हुआ है इस ऑब्जेक्ट पे और इसका डिस्प्लेसमेंट ले लो s। तो मेरे को बताओ आप इस केस में वर्क डन कैसे कैलकुलेट करोगे? तो मैं ये लिख सकता हूं, नेट वर्क डन इज इक्वल्स टू नेट फोर्स। अगर मैं नेट वर्क डन निकाल रहा हूं तो फोर्स भी कैसे लेना पड़ेगा, नेट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। हाँ या ना? yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. बढ़िया। नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है F1 plus F2। और इसको किससे इक्वेट करते हैं फिर? जब भी मैं नेट फोर्स का फॉर्मूला पूछूं तो हमेशा मास इनटू एक्सेलरेशन बताना है। Yes, sir। अब चलो लास्ट काम, आपने इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ी होगी, मेरे को बताओ कौन कौन सी 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है जल्दी। V is equal to U Sir, plus V A. is equal to U plus AT। plus AT S is equal to U square is equal to 2s. V square minus U square V equal to 2AS। U square is equal to 2s. वेरी गुड। आप क्या करो, आप थर्ड इक्वेशन को पकड़ो। आपने थर्ड इक्वेशन को पकड़ा तो क्या मैं इससे एक्सेलरेशन की वैल्यू ये लिख सकता हूं, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2s। यस सर। Yes. यहाँ पे वही कर दो। So, भैया ये डेरिवेशन 9th क्लास में आती है फिर भी करा रहा हूं मैं। s से s कटा तो आपके पास मिला mv स्क्वायर बाय 2 माइनस mu स्क्वायर बाय 2। mv स्क्वायर बाय 2 और mu स्क्वायर बाय 2 क्या होता है? The kinetic energy। काइनेटिक एनर्जी, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब आप बोलोगे सर अब आप हमें बना रहे हो पागल, जैसे वो एक वीडियो नहीं था, वो औरत बोलती है ये सब मिलके हमें बना रहे हैं, वही चीज आप बोलोगे कि सर आप बना रहे हो हमें अब बढ़िया तरीके से। सर कभी आप कह रहे हो कि वर्क डन होता है माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, कभी आप कह रहे हो वर्क डन होता है माइनस ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ऊपर वाला यूज करें या नीचे वाला यूज करें? तो आप मेरे को बताओ कौन सा यूज करना चाहिए? कोई कुछ नहीं बोला। रिपीट करना। अरे बाप रे, रिपीट। मैंने बोला, मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया कि वर्क डन होता है माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना? अभी हमने जितने क्वेश्चन किए उसमें तो यही कर रहे थे ना हम, कि वर्क डन इज इक्वल टू माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन इधर अब मैंने क्या प्रूव करके दिखाया आपको कि वर्क डन किसके बराबर आ रहा है, चेंज इन Kinetic energy। काइनेटिक एनर्जी। तो मैं ये कह रहा हूं कि कभी मैं लिख रहा हूं वर्क डन माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, कभी मैं लिख रहा हूं वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो भैया दोनों में से कौन सा सही है? तो दोनों ही सही है। दोनों। तो फिर दोनों में डिफरेंस क्या है, कब कौन सा यूज करना है? सर तो जब जैसे मूव हमें करेगा ऑब्जेक्ट तो काइनेटिक एनर्जी वाला यूज करेंगे, और और जब जब स्टेशनरी रेस्ट होगा पे तो होगा तब वो पोटेंशियल करेंगे। एनर्जी वाला। अच्छा, तो मैंने कल की क्लास में आपको एक क्वेश्चन कराया था कि एक स्प्रिंग के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट नीचे मूव कर रहा था, स्प्रिंग भी कंप्रेस हो रही थी, मतलब स्प्रिंग भी मूव कर रही है, तो उस केस में तो हमने पोटेंशियल एनर्जी लगाई थी।
हो गया ना। हाइट थी तब। सर ऑब्जेक्ट थोड़ा मूव करा था उसमें। अरे डब्बा तो मूव कर रहा था ना, डब्बा ऊपर से नीचे आया ना, तभी तो स्प्रिंग डब्बी। सर इलास्टिक पोटेंशियल थी उसमें। वेरी गुड आश्रय, क्या बात है, पहली क्लास है तब भी फॉर्म में। तो भैया डिफरेंस देखो, एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? कि जब भी मैं कंजर्वेटिव फोर्स की बात करूं, सिर्फ तभी मेरे को वर्क डन किस में कन्वर्ट करके दिखाना है? पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करके दिखाना है। तो जब मेरा ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा था, तो कौन सा फोर्स लग रहा था इसके ऊपर? किसकी वजह से ये नीचे गिर रहा था? ग्रेविटी की वजह से। और ग्रेविटी कंजर्वेटिव फोर्स है या नॉन कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव। तो इसलिए कंजर्वेटिव। हमने पोटेंशियल एनर्जी यूज करी थी। मेरी स्प्रिंग दब रही थी, तो इस पे लग रहा था स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स कैसा फोर्स है? कंजर्वेटिव या नॉन कंजर्वेटिव? कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव। तो इसलिए पोटेंशियल एनर्जी यूज करी थी। लेकिन काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या मैंने इधर कंजर्वेटिव लिखा है? नो नो सर। सर। नो नो। सर। तो याद रखना, जब भी मैं सारे फोर्सेस को देखूं, सारे फोर्सेस को, मतलब ऑब्जेक्ट पे जितने भी फोर्स लग रहे हैं, सारे फोर्स को लिखेंगे। तो ये होती है हमारी मेन इक्वेशन। नेट वर्क डन का मतलब वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय स्यूडो फोर्स। मतलब ऑब्जेक्ट पे जितने भी फोर्सेस लग रहे हो, सारे फोर्सेस को लगा देना भैया, सारे फोर्सेस को लगा दो, सबका नेट फाइंड करो। जब मैं सबका नेट फाइंड करूंगा, तब जाके मैं उसको किससे इक्वेट करूंगा? काइनेटिक एनर्जी से इक्वेट करूंगा। अगर मैं नेट वर्क डन नहीं लिख रहा हूं, मैं सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन लिख रहा हूं, तो फिर मैं उसको किससे इक्वेट करूंगा? तो मैं पोटेंशियल। पोटेंशियल एनर्जी से इक्वेट करूंगा। तो ये जज अब आपको करना पड़ेगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन आपको ये बताएगा थोड़ी कि ये वाला फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है भाई और ये वाला नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। वो तो आपको अपने आप दिमाग लगाना है कि भैया ग्रेविटी, स्प्रिंग या इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये तीन कंजर्वेटिव है और बाकी सारे नॉन कंजर्वेटिव है। तो जब भी मैं ग्रेविटी, स्प्रिंग और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करूंगा, तो उनके लिए पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाएगी। इसलिए हमारे पास सिर्फ तीन टाइप की पोटेंशियल एनर्जी होती है। एक होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एक होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और एक होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। बस तीन ही टाइप की पोटेंशियल एनर्जी होती है। वेरस जब मैं टोटल वर्क डन निकालूं, टोटल, तो तब मैं उसको किससे इक्वेट करूंगा? काइनेटिक एनर्जी से। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भैया इसके लिए नेट फोर्स ही मेरे को बताएगा कि इसका मोशन कैसा होगा। तो नेट फोर्स ही मोशन डिसाइड कर रहा है। इसलिए जब मैं नेट वर्क डन निकालूंगा, तो ही उसको काइनेटिक एनर्जी से इक्वेट करूंगा। और ये हमारी एक बहुत बड़ी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज कहलाती है। और इसी चीज को हम कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम या वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। क्या सबको समझ में आया? यस यस सर। सर। डन। तो इसको नोट डाउन करो। एक क्वेश्चन करते हैं, तभी चीजें समझ में आएंगी कि भैया क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, नहीं तो कुछ क्लियर नहीं होने वाला। सर वर्क एनर्जी प्रॉपर डेफिनेशन है? वर्क एनर्जी की प्रॉपर डेफिनेशन यही होती है कि द टोटल या द नेट वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और कोई डेफिनेशन नहीं होती इसकी। डन सर। सब लोग चेक करके बताओ, यहां तक कोई दिक्कत है, कोई समस्या है? नो सर। क्या बात है सर भाई? इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होती है या फिर सिर्फ एनर्जी? नहीं, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यस सर, थैंक यू। ओके। डंडनाडन बढ़ू आगे। यस सर। यस यस सर। सर। चलो, यस सर। तो ऐसा करते हैं भैया, ये क्वेश्चन करते हैं, ट्राई करना। क्वेश्चन ने कहा है कि भैया ये वाला एंगल हमें गिवन है 37 डिग्री। ये एक ऑब्जेक्ट है ऑफ मास m। ये ऑब्जेक्ट नीचे स्लाइड कर रहा है। कितना स्लाइड कर रहा है नीचे? ये 5 मीटर्स नीचे स्लाइड कर रहा है। हमें ये डिस्प्लेसमेंट गिवन है 5 मीटर्स, और मेरे को ऑब्जेक्ट का मास कुछ गिवन है। ऑब्जेक्ट का मास वगैरह कुछ नहीं गिवन। ये हाइट h बोली हुई है और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मेरे को गिवन है 0.25। तुम्हें क्या फाइंड करके बताना है? तुम्हें फाइंड करना है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक एट द बॉटम मोस्ट पॉइंट। क्वेश्चन ने ये बोला हुआ है कि ये स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से, इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 0। तो ट्राई टू कैलकुलेट। या ये वाला क्वेश्चन मैं करूं और नेक्स्ट क्वेश्चन आप कर लोगे? सर थोड़ा सा जोर लगा।
चलो टाइम लो, फिर भी एक बार देख लो आराम से, नहीं होगा तो फिर तो मदद करनी ही करनी है। भाई सब लोग ट्राई करेंगे, कोई खाली नहीं बैठेगा। सेट करवा दो। करवा दें, चलो तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले भाई मेरे को एक बताओ, इस पे कितने कितने फोर्सेस लग रहे होंगे, पहले फोर्सेस डिस्कस कर लेते हैं। तो बताओ कितने कितने फोर्सेस लग रहे होंगे इस ऑब्जेक्ट पे। mg mg, और मैंने बोल रखा है आपको कि जब भी ऑब्जेक्ट इंक्लाइन प्लेन पे होगा तो उस mg के साथ क्या किया जाएगा, component कंपोनेंट लिए जाएंगे। तो ये हो जाएगा mg cos थीटा, ये हो जाएगा mg sin थीटा। ये ऊपर हो गया नॉर्मल फोर्स। और बताओ और कोई फोर्स लग रहा है क्या इसके ऊपर। no सर लग रहा है कैसे नहीं लग रहा, फ्रिक्शन फोर्स भी तो लग फ्रिक्शन रहा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन फ्रिक्शन फोर्स की बने तो। सर डन। अब मेरे को बताओ, ऑब्जेक्ट जा रहा है नीचे, ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस वाली डायरेक्शन में। तो अगर ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट इस वाली डायरेक्शन में हो रहा है, तो मेरे को बताओ मेरे को कौन कौन से फोर्स बिगर कैलकुलेट किए ही काट देने चाहिए। n और mg mg cos theta and n. वेरी गुड। नॉर्मल फोर्स की वजह से हमेशा वर्क डन जीरो आता है। mg cos थीटा और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल 90, तो mg cos थीटा की वजह से भी वर्क डन हमेशा जीरो आएगा। तो ये दो फोर्स तो मेरे को काट देने चाहिए। अब मेरे पास बची अल्टीमेटली दो फोर्स, फ्रिक्शन और वेट। वेट का कंपोनेंट, वेट का कंपोनेंट मतलब ग्रेविटी। तो ग्रेविटी कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है। Conservative. conservative वेरी गुड। आ गया फ्रिक्शन फोर्स, सॉरी मैंने कांस्टेंट लिख दिया गलती से, कंजर्वेटिव है, भावनाओं को समझ जाना। फ्रिक्शन फोर्स पे आ गए। फ्रिक्शन फोर्स कंजर्वेटिव है नॉन कंजर्वेटिव है। Non-conservative. नॉन कंजर्वेटिव। तो मैं क्या करूंगा, अगर मेरे को वेलोसिटी फाइंड करनी है तो मतलब अल्टीमेटली मेरे को काइनेटिक एनर्जी के साथ कुछ ना कुछ करना है। और अगर मेरे को काइनेटिक एनर्जी के साथ कुछ ना कुछ करना है, तो क्या मेरे को वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स निकालना चाहिए, या वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव फोर्स निकालना चाहिए, या टोटल वर्क डन निकालना चाहिए। Sir, total work done. टोटल वर्क डन निकालना चाहिए। तो इधर मैं लिखूंगा नेट वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा फाइनल माइनस इनिशियल। इनिशियल तो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे था, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, zero Zero. कट गया। अब नेट वर्क डन पे बात करते हैं। नेट वर्क डन होगा वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि यही दो फोर्स बचे, इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ mv स्क्वायर। अब वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स लिखते हैं, चलो। तो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया mg sin 37 इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना गिवन है क्वेश्चन में, 5. 5। मेरे को बताओ mg sin थीटा और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल है, 0. 0। तो यहां पे लिखूंगा cos 0 डिग्री, प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स पे आते हैं। फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, Mu n. वेरी गुड, न्यू एन इंटू डिस्प्लेसमेंट। अभी भी 5 है, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एंगल कितना, 180 डिग्री। 180. अब क्या आप इस पूरे को सॉल्व करके मेरे को वेलोसिटी की वैल्यू नहीं दे सकते यार, इतना तो कर दोगे। बड़े नालायक होते जा रहे हो। mg sin 37, कर देंगे सर हाँ अब आया ना बात, माइनस माइनस म्यू mg cos 37 इंटू 5 इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वेयर। अगर आप देखो मास सब में कॉमन आ रहा है, इसलिए क्वेश्चन में मास दिया हुआ भी नहीं था, ताकि मास कट जाए। साइन 37 की वैल्यू रखो, cos 37 की वैल्यू रखो, g की वैल्यू फिलहाल के लिए 10 ले लो, सब कुछ सॉल्व करके v की वैल्यू बता दो भैया।
अरे इतना सा कैलकुलेट करने में भी इतना टाइम लोगे क्या? सही है रिया, गुड। भैया मैं ये यहीं पे छोड़ रहा हूँ, कैलकुलेट आप खुद कर लोगे, ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. डन। तो एक और क्वेश्चन कर लें? Yes, sir. Yes, sir. चलो डन। कोई ऐसा तो नहीं है बस करो जिसको, सर, हाँ बस करो अब। बस करें अब? सर चलो करवा दो एक क्वेश्चन, प्रैक्टिस हो जानी। चलो क्वेश्चन कर लो भैया, एक क्वेश्चन कर लो। जरूरी थोड़ी है कि हमेशा 8:30 पे ही भागना है। चलो क्वेश्चन की भावनाएं को फिर समझेंगे। ये वाली लेंथ, ये वाली हाइट, कोमल 2√2 नहीं आ रहा, चेक करो अपना आंसर। √20 आना चाहिए। चलो क्वेश्चन बोलना स्टार्ट करूं? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. डन। आपको दिख रहा होगा ये मैंने एक तरीके का बाउल बनाया है, कटोरा बनाया है। इस कटोरे को मैंने बेसिकली क्या कर दिया है, सपोज ये पॉइंट ए ले लो, ये वाला पॉइंट बी, ये वाला पॉइंट सी, और इसका ये वाला एंड पॉइंट डी। मैंने इस कटोरे में एक ऑब्जेक्ट रखा है और उसको मैंने रिलीज कर दिया है। कितनी हाइट पे रखा था ये मैंने ऑब्जेक्ट? 1.5 मीटर की हाइट पे। जो ये मैंने येलो कलर से बनाया है, ये है हमारा फ्रिक्शनलेस स्मूथ सरफेस। लेकिन जो मेरा बी से लेके सी वाला पार्ट है, वो रफ सरफेस है। जो कटोरे का बेस है वो रफ सरफेस है, वेयरएज जो इसके साइड्स हैं वो हमारे स्मूथ सरफेस है। ये बीसी पार्ट की लेंथ हमें गिवन है कि बीसी की लेंथ कितनी है, 3 मीटर्स, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें गिवन है, दैट इज 0.20। हमें ये सब गिवन है। आपको क्या बताना है कि ये मेरा ऑब्जेक्ट किस पॉइंट पे आके रुक जाएगा। फाइंड द पॉइंट वेयर द ऑब्जेक्ट कम्स एट रेस्ट। फाइंड द पॉइंट वेयर द ब्लॉक कम्स टू रेस्ट। पहले चेक कर लो, यहां तक कोई दिक्कत कोई समस्या तो बताओ। भाई कोई कुछ नहीं बोला। No, sir. डन। तो एक काम बता दो, पहले तो मेरे को बताओ इस ऑब्जेक्ट पे कितने कितने फोर्सेस लग रहे होंगे। सर एक नीचे को लग रहा है फोर्स। ठीक है, mg sin थीटा। और सर एक नॉर्मल। नॉर्मल। और सर एक वेट डब्ल्यू इक्वल टू एम जी। mg को स्प्लिट करके तो mg sin थीटा और cos थीटा बोला ना। फ्रिक्शन सर फोर्स। फ्रिक्शन। एक फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो आपको इतनी चीजें एनालाइज करनी है बस, कि इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, उन सब की वजह से वर्क डन निकाल लो। ये ऑब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा है रेस्ट से और फाइनल भी रेस्ट पे आ रहा है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना आएगा? जीरो। जीरो। वेरी जीरो। गुड। तो आप क्या करो, आप नेटवर्क डन निकालो, उसको जीरो से इक्वेट करो, आपको अपने आप एक डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू मिल जाएगी। मतलब डिस्प्लेसमेंट मतलब वो पर्टिकुलर लेंथ मिल जाएगी जिसपे मेरा ऑब्जेक्ट रुक रहा होगा। तो अगर अब ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए दिया जाए तो उसको ट्राई कर लोगे? यस सर। Yes, sir. यस सर। तो याद रखो सर। मैंने आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे दिए हैं। एक चेन वाला क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे दिया है, वो तो जरूर और जरूर हो जाना चाहिए। ये वाला भले ही ना हो कोई दिक्कत नहीं है, इसको तो हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे ही करेंगे, लेकिन वो वाला पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। डन डना डन। Yes. Yes, sir. यस सर। चलो बढ़िया। तो आज के लिए इतना ही। एरी खुश हो जाओ तुम, अब तुम्हारी बात भी मैंने मान ली। हाँ थैंक पूछो यू सर। प्रकुल, आउट ऑफ टॉपिक क्या पूछना है आपको? सर इलेक्ट्रिक